Hello everyone and welcome to Farm in India. We cover stories and news which are related to the issues and harassments faced by men. Today we have with us a very prominent social activist, Barkha Trihan, who is a men's rights activist and the president of Purush Ayog, and her contribution towards this field is immense. So let us welcome her. नमस्कार बरखा जी एंड आपका फॉर्म इन इंडिया में स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो मैम आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत लोगों ने आपको बखूबी इक्वल राइट्स के बारे में बात करते हुए सुना है, मेंस राइट्स के बारे में बात करते हुए सुना है। लेकिन अगर हम जब भी हम मेंस राइट्स की बात करते हैं तो लोगों का जो रिएक्शन होता है वो बड़ा ही शॉकिंग होता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि पेट्रियार्की की सोसाइटी है तो मेंस राइट्स जैसा तो कुछ है ही नहीं, मेंस राइट्स क्यों चाहिए आपको, क्या है मेंस राइट्स। तो यहाँ अगर मैं रेप की बात करूं तो जैसे आप बोलेंगे कि लड़कों का रेप होता है तो लोग हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए रेप सिर्फ एक लड़का एक लड़की का कर सकता है, जबकि रियलिटी में एक लड़के को एक लड़की से भी डर होता है हैरेसमेंट का, लड़के से भी डर होता है हैरेसमेंट का, प्लस एक ट्रांसजेंडर से भी डर होता है हैरेस होने का। तो मेन आर मोर वल्नरेबल इन दैट केस, लेकिन मेन के लिए हमारे कंट्री में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई लॉ है नहीं, स्पेशली रेप लॉज तो है ही नहीं। तो आजकल बहुत सारे लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि जो रेप करते हैं, जो क्रिमिनल्स है, जो रेपिस्ट है, उनको आप हैंग करो, डेथ पेनल्टी दो। तो क्या आपको वाकई में ये लगता है कि डेथ पेनल्टी देने से रेप रुक जाएगा? प्लस यहाँ मेरा आपसे और एक क्वेश्चन ये है कि जिन लड़कों का रेप होता है उनसे तो कोई पूछता नहीं है, तो उनका क्या, उनकी हम कैसे सहायता करें, उनका क्या, क्योंकि मेन के लिए कोई लॉ है नहीं, तो उन लड़कों का क्या? और क्या आपको लगता है कि हैंग टिल डेथ का अगर लगा दे मतलब सजा, तो रेप रुक जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यहाँ से शुरुआत करूंगी कि मेंस राइट्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके लिए फाइट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल, मेन आर ह्यूमन टू। मेन की बात, मैंने ऐसी एक सीरीज शुरू करी है कई एफएम चैनल्स पे और अपने यूट्यूब चैनल पे, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी है मैंने इस साल, तकरीबन सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, एक नागपुर में, एक पानीपत में, एक रायपुर में, एक दिल्ली में, सभी में हमने ये मेन की बात का जिक्र किया है कि लेट्स टॉक अबाउट मेन। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात करते हैं, लेकिन उनकी मन की बात तक मेन की बात कब पहुंचेगी ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जैसे वो मन की बात करते हैं वैसे ही मैंने एक छोटा सा अभियान शुरू किया है जहां हम मेन की बात करते हैं, क्योंकि इस देश में सब चीजों की बातें होती हैं, महिलाओं की, बच्चों की, कीड़े मकोड़ों की, कुत्तों की, पेड़ पौधों की, सबकी बातें होती हैं। लेकिन पुरुष की प्रताड़ना की, पुरुष के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, पुरुष के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हम किसी भी जगह पर उसकी बात नहीं करते। यहाँ तक कि मैं एक टीवी पैनलिस्ट हूँ, मैं हर रोज किसी ना किसी शो के लिए जाती हूँ, ये भी नेशनल टीवी की बात कर रही हूँ, जो बड़े बड़े नेशनल मीडिया हाउसेस हैं यहाँ पर, जिसको पूरे देश भर में देखा जाता है। वहां पर जाकर के जब भी ऐसी बातों को रखने की कोशिश करती हूँ, जो कि मेरी फर्स्ट चॉइस होती है कि इन्हीं बातों के ऊपर मैं जाऊं और मुझे बुलाया जाए, और तभी मैं खुश होकर के जाती भी हूँ, लेकिन वहां पे अक्सर मुझे म्यूट कर दिया जाता है। ऐसी बातों का डिस्कशन जब होने लग जाता होता है तो मेरा सारे, एक तो सबसे बड़ी बात है, एंकर से लेकर के जितने भी पैनलिस्ट होते हैं वो सभी वुमेन राइट्स की बात करते हैं, पुरुषों की राइट्स के बारे में तो हम कभी बात ही नहीं करते। जैसे कि अगर अभी हम बिल्कुल लेटेस्ट एक केस देखें, श्रद्धा वाला, तो श्रद्धा वाले डिबेट पर मैं तकरीबन 10 चैनल्स पे थी, लीडिंग चैनल्स हैं ये देश के, जहां पर हमने श्रद्धा का डिस्कस किया केस। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था जो श्रद्धा के साथ हुआ, उसके 35 टुकड़े काट दिए गए, ये बहुत ही गलत हुआ है उनके साथ, और हम हर हाल में उस लड़की के परिवार के साथ खड़े हैं कि उन्हें न्याय मिलना चाहिए और ऐसे मर्डर्स रुकने चाहिए। ऐसे मर्डर से पहले उनके साथ क्या हुआ था, रेप हुआ था, क्या हुआ था, ये तमाम चीजें डिस्कशन की हैं, लेकिन हमें अभी उन्हें नहीं डिस्कस करना। लेकिन जिस टाइम श्रद्धा मर्डर केस हुआ था उसी टाइम एक महिला ने, यहीं पे राजधानी में, दिल्ली में, एक महिला ने अपने पति को, मतलब एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को 22 पीसेस में कट किया, सिंपल सेम पैटर्न, उसको रेफ्रिजरेटर में। हाँ, उसके बाद अपने घर में पेंट सफेदी कराई कि जिससे बदबू बाहर ना जाए, आसपास किसी को कुछ
कुछ भी नहीं पता चलने दिया। और वो रात के अंधेरे में उसी तरीके से सेम सेम, श्रद्धा वाले केस में लड़का जा रहा था, आफ्ताब जा रहा था, यहाँ पे मैडम जा रही थी उन टुकड़ों को फेंकने के लिए। आफ्टर ऑल 35 टुकड़ों को कितने महीनों तक संभालेंगे? वो काफी, उन्होंने 6 महीने तक उन्हें संभाल के रखा, फिर एक एक टुकड़े को बाहर फेंकने जाती थी। तब वो पकड़ में आई। जब पुलिस वालों को पता चला कि ये किसी इंसान का फ्लैश है जो गिरा है, पड़ा है, तो उनको शक पड़ा और तब वो ये गुत्थी सुलझी और तब महिला को उन्होंने अरेस्ट किया। लेकिन इन्हीं तमाम मीडिया हाउसेस को मैंने जब कॉल किया और उन्हें बताया इस केस के बारे में, तो किसी ने इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया। आप, मेरी बहुत जद्दोजहद के बाद एक न्यूज चैनल ने मुझे फिर श्रद्धा के ऊपर जब बुलाया, तो मैंने जैसे ही इसके ऊपर डिस्कशन, वो इंग्लिश न्यूज चैनल है, और जैसे ही मैंने इसके ऊपर डिस्कशन शुरू किया, उन्होंने मेरी आवाज म्यूट कर दी और ये बोला कि ये महिला वर्सेस पुरुष वाला नहीं है। मैंने कहा इसमें महिला वर्सेस पुरुष कहाँ से आ गया? आप एक महिला का डिस्कस कर रहे हैं, मैं वहीं पे बता रही हूँ, आप ही को जागरूक कर रही हूँ कि मीडिया बहुत बड़ा जिम्मेवार है, क्योंकि वो ऐसी बातों को डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर उन्हें टीआरपी नहीं मिलती। जी या जी। मैं तो कहूंगी जो व्यूअर्स हैं हमारे और आपके जैसे, उनकी भी जिम्मेवारी है कि अगर वो ऐसी बातें नहीं जानेंगे और ऐसे ऐसी चीजों को नहीं तवज्जो देंगे, ऐसी चीजों को नहीं देखेंगे, तो कैसे मीडिया हाउसेस को कंपेल करना पड़ेगा हमें, मीडिया हाउसेस, बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल। उनको हमें कंपेल करना पड़ेगा कि वो ऐसी चीजें दिखाएं। सेम आप अगर देख लीजिए, तो मेरा एक मानना था कि जब मैंने ये मुहिम स्टार्ट करी थी बहुत सालों पहले, 10 साल से भी ज्यादा हो गए, तो तब जब मैंने ये शुरू किया था, तो मैंने सोचा था रातों रात चीजें बदल जाएंगी। मिनिस्टर्स से मिलो और इस बारे में जिक्र करो, सारी बातें डेटा के साथ लेके जाएंगे और सब बताएंगे उन्हें, तो रातों रात चीजें बदल जाएंगी। आज 10 सालों में भी कुछ नहीं बदला। नेता के घर जाओ, उनको मिलो, उनसे टाइम लो, पहले तो जद्दोजहद करो, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है उनके साथ अपॉइंटमेंट लेने की। फिर उसके बाद उस अपॉइंटमेंट के बाद आप, यू नेम अ पर्सन, आई हैव मेट इन द सेंट्रल, पूरे सबको मिल चुकी हूँ, सारी पार्टीज के सभी तकरीबन नेताओं को, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे यहाँ पे दिल्ली में 3 लीडिंग पार्टीज है, आम आदमी पार्टी, दिल्ली कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, सारे लीडर्स से तकरीबन मैं मिल चुकी हूँ और इस बात को रख चुकी हूँ। बंद कमरों पे सब इसके ऊपर बात करते हैं, सब कहते हैं हाँ जी हो रहा है, लेकिन बाहर जाके कोई इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता। पार्लियामेंट में कभी इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती। डोमेस्टिक वायलेंस ऑन मेन कितना बड़ा इशू है, फेक केसेस ऑन मेन कितना बड़ा इशू है, सुसाइड्स ऑन मेन कितना बड़ा। अभी अभी मैंने रायपुर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, वहां पे डेटा दिया था उनको, जो कि तमाम न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में भी आया है, जहां पे मैंने बताया है कि हस्बैंड सुसाइड इज 3 times मोर देन वाइफ सुसाइड। तो स्थिति कितनी भयावह है। थिंग्स आर सो स्कैरी, बट स्टिल आवर मिनिस्टर्स आर इन डीप स्लम्बर। मैंने तो यहां तक कि सोचा कि पार्लियामेंट के बाहर धरना कर लेते हैं, प्रोटेस्ट करेंगे तो कुछ बदलाव आ जाएगा। तो बदलाव तो सिर्फ इतना आया जी, मुझे उन्होंने अरेस्ट कर लिया, डिटेन करके रखा 8 घंटे तक। कुछ लड़के जो मेरे साथ डिटेन हुए थे उनको भी इन्होंने डिटेन करके रखा, और शाम को 6 बजे मेरे से एक शर्त रखी गई कि आप जा सकते हैं, आपको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन बाकी के लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो मैंने कहा जब मेरे भाई तो मेरी वजह से अरेस्ट हुए हैं, आप उन्हें कैसे नहीं छोड़ेंगे? अगर हम सब लोग डिटेन हुए हैं तो हम सबको जब आप छोड़ेंगे तभी मैं बाहर जाऊंगी। और मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। आज पार्लियामेंट के सामने किया है, कल कहीं और करूंगी, परसों कहीं और करूंगी, लेकिन मेरी आवाज शांत नहीं कर सकते आप। जो ये भेदभाव हो रहा है बेटों के साथ, वो बहुत गलत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज अ ग्रेट इनिशिएटिव, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ बेटा मरवाओ। अब आपने बताया मुझे, शुरू में आपने एक सवाल रखा, मेल रेप। मेल रेप के बारे में तो सुनते सार लोग हंसना शुरू कर देते हंसने लग थे। आज जाते से कुछ साल पहले, बिल्कुल, आज से 5-6 साल पहले मेरे पास एक केस आया था कोलकाता से, जहां एक बेटे का रेप हुआ था। और वहां पे जब जो पेरेंट्स थे, अभिभावक थे जो उनके बच्चे के, वो बोलने गए कैसे ऐसे हुआ है हमारे बेटे के साथ, तो स्कूल अथॉरिटीज ने बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी कोशिश करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टी वैंडलाइज करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने किसी तरीके से हमें भी अप्रोच किया, हमने इंटरफेयर किया, और उसके बाद एफआईआर लिखी गई है। तो सोचिए कि अगर बेटों के साथ रेप हो तो इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आए दिन पुलिस स्टेशन में कॉल करती रहती हूँ, देश भर के पुलिस स्टेशन में कॉल करती रहती हूँ, मेरा कॉल जाता रहता है।
कई बार मुझे 90% मुझे ये सुनने को मिलता है, या किसी की एफआईआर जब नहीं लिखी जाती है तो मैं पुलिस स्टेशन में जाती हूँ, प्रोटेस्ट करती हूँ, या किसी भी तरीके से वहां पे जाकर के अपनी बात रखती हूँ कि एफआईआर तो दर्ज होनी चाहिए, आफ्टर ऑल ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, कम से कम एक ह्यूमन तो है पुरुष, क्यों नहीं दर्ज होगी एफआईआर। तो लेकिन इस देश में तो एफआईआर भी नहीं दर्ज होती। तो आपको उस केस का बता रही थी, कोलकाता वाले केस का, जब हमने इंटरवीन किया तब एक एफआईआर दर्ज हुई। तो कितनी स्थिति खराब है कि अगर लड़के के साथ कुछ गलत हो, डोमेस्टिक वायलेंस के तमाम केसेस आते हैं जहां पे लड़कों के सिर फाड़ दिए जाते हैं, हाथ तोड़ दिए जाते हैं, लाते मारी जाती हैं, घूसे मारे जाते हैं, हाँ इतने ज्यादा, जैसे सिर फटे हुए केसेस जहां से खून से लथपथ है लड़का, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। उल्टा जब पुलिस स्टेशन में लड़का जाता है तो उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसे कहा जाता है कि क्यों आ गया है तो यहाँ पे, किससे पिट के आया, बीवी से पिट के आया, गर्लफ्रेंड से पिट के आया, तो तेरी तो उसकी मर्दानगी को चैलेंज किया जाता है, बहुत ही उसको इतना इंफीरियर समझा जाता है, इस बात को उसको फील करवाया जाता है कि वो कोई इंफीरियर इंसान है या फॉरगॉटन जेंडर। मुझे तो कई बार मैंने ये बात कोट करी है, क्या जो मेल्स हैं वो फॉरगॉटन जेंडर है या बिल्कुल थर्ड क्लास जेंडर है कि उनकी कहीं सुनवाई ही नहीं होगी। जब मीटू आया था, मीटू में ही देख लीजिए आप, सिर्फ और सिर्फ लड़कियों ने डिजिटल लिंचिंग करी, हुआ था या नहीं हुआ था किसी को क्या पता। 10 साल पहले वो तनुश्री दत्ता के साथ मैंने डिबेट किया पुणे में जाकर के, 10 साल पहले वो क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था सारी दुनिया जानती है, कि उनकी कार को डैमेज किया था क्या, और ये सब डैमेज हुआ था। कहीं पे भी उन्होंने कहीं मोलेस्टेशन का केस तो कहीं रजिस्टर ही नहीं कराया था। 10 साल बाद जब वो भारतवर्ष वापस आती हैं तो वो कहती है कि मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ, क्योंकि उन्हें पता है ये बिकेगा, मीडिया इस चीज को खरीद लेगी, और ये जो है ये प्रोडक्ट जो है उनका फर्स्ट क्लास सेल होगा, और हजारों घंटों की बहस होगी इसके ऊपर। और उसके बाद हमारे देश के मिनिस्टर्स भी आते हैं जो आगे आकर के, जिस टाइम मेनका गांधी थी उस टाइम उन्होंने बोला 20 साल पुराने वाले केसेस भी लाए जाए। तो शर्मनाक घटना ये है कि आप महिलाओं की तो 20 साल पुरानी भी मन घड़ंत कहानियां सुनने के लिए तैयार है। मैं इसको बार से रिपीट कर रही हूँ आपके आपको सुनने के लिए कि मन घड़ंत कहानियां इसलिए क्योंकि अगर आपके साथ आज कुछ गलत हुआ है तो अभी बता दीजिए, 1 हफ्ते बाद बता दीजिए, 1 महीने बाद बता दीजिए, लेकिन बता तो दीजिए। अब 6 6 साल 10 10 साल 20 20 साल बाद आप आएंगे और वहां आपको कोई प्रूफ नहीं देना, कोई सिर्फ डिजिटल लिंचिंग करनी है पुरुषों की, तो ये बहुत गलत है। नेम फेम और पैसा कमाने का ये बहुत ही एक्सटॉर्शन का बहुत इजी तरीका है जो कि बंद होना चाहिए। अब रही रेप केसेस की बातें, अब मेल रेप तो आपको मैंने बता दिया है कि बिल्कुल कहीं सुनवाई नहीं होती। कुछ साल पहले एक ऑटो ड्राइवर को 2 महिलाएं, दिल्ली का ही ऑटो ड्राइवर था, अपने घर लेके आई, मजबूर किया कि पैसे नहीं देंगे, ये पैकेट ऊपर लेके चलिए तभी हम आपको पैसे देंगे। जब वो लड़का मजबूर हो गया, उसको पैसे नहीं मिल, गरीब आदमी है बेचारे को, पैसे नहीं दोगे तो उसे तो ऊपर जाना ही पड़ेगा। वो ऊपर आया तो उसे कपड़े फाड़ दिए और उसको दूसरी मंजिल से उसे कूदना पड़ा, जिसकी वजह से उसके पैर टूट गए थे। मैंने ये पूरा केस जो है रेड एफएम पे डिस्कस किया था तब भी, लेकिन क्या कोई बदलाव आया? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। मेल रेप के बारे में तो हम बात भी नहीं करते। अब रही बात, आ जाइए रेप केसेस। More than 76% of the rape cases are false. Most of them are on the pretext of marriage. मतलब शादी का झांसा दिया। अरे भाई, तुम दूध पीती बच्ची हो, तुम्हें गोद में उठा के ले गए थे, तुम्हारे साथ रेप कर दिया, ऐसे नहीं होता। आप अपनी सहमति से एक लड़के के साथ जाती हैं, गिफ्ट लेती हैं, कभी सोने की चेन ले रही हैं, कभी अंगूठी ले रही हैं, कभी कोई चीज ले रही हैं, कभी कोई चीज, XYZ, देयर आर n नंबर ऑफ गिफ्ट्स। सो वाइल टेकिंग दोज गिफ्ट्स आप बिल्कुल ओके थे, फाइन थे, लेकिन आपने अपनी मर्जी से बाहर घूमने फिरने गए, उसके बाद रात रुके, दिन रुके, आपने टाइम स्पेंड किया, उस टाइम स्पेंड करने में आप कोजी हो गए, आपके रिलेशनशिप बिल्ट हो गए, तो इसके मतलब लड़के ने रेप कर दिया आपका। अरे आप एक समझदार इंसान है, अपनी सहमति से आप गई थी, आपने आपसी संबंध जो बनाए हैं वो भी आपने अपनी सहमति से बनाए हैं, तो हाउ कैन यू कॉल इट अ रेप? कंसेक्सुअल सेक्स इज नॉट रेप। लेकिन हमारे जो मैक्सिमम रेप के जो केसेस हैं वो या तो प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज पे ही है, दूसरे प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स पे होते हैं, कहीं पे भी प्रॉपर्टी अगर डिस्प्यूटेड है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, वहां लड़की को डाल दो, बस सब काम खत्म।
तो और कई पर्सनल स्कोर सेटल करने हैं, वहां पे लड़कियां रेप केस डाल देती हैं। कोई भी छोटी मोटी अनबन हो गई आपस में, जो फ्रेंड्स हैं उनके बीच में, भाई आज तक तो मेरे पास ऐसे केसेस आ रहे हैं जो मुझे बहुत ही ज्यादा दुखद है, डरावने हैं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये देश किस ओर जा रहा है। भाई बहन के केसेस आ रहे हैं जहां पे बहन अपने ही भाई पे प्रॉपर्टी हथियाने के लिए रेप केस डाल रही है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। कभी कभी तो रोना आता है, बहुत रोना आता है मुझे, जब माओ का हाल देखती हूँ, बहनों का हाल देखती हूँ। माएँ इतनी मजबूर हो जाती हैं। अक्सर जब भी ये केसेस आते हैं, चाहे वो रेप केस का हो, चाहे डाउरी का केस का हो, चाहे सेक्सुअल मॉलेस्टेशन का हो, चाहे किसी भी प्रकार का, जब भी लड़की के ऊपर कोई केस आता है, फर्जी, मैं फर्जी की बात कर रही हूँ, और ज्यादातर केसेस जो है वो फर्जी ही हैं। एक एक ये ट्रेंड सा बन गया है कि फर्जी केस डालो और पैसे ऐठो और दूसरे के साथ शादी करो या दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढो या कहो, बट एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। 17 शादियां लड़कियों ने की है। और मैं ये सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रही, बहुत एनालिसिस और बहुत बहुत सारे सालों का जो मेरा हार्डवर्क है वो बोल रहा है। और अगर ये किसी को ऑफेंड करता है तो आई एम सॉरी, बट दिस इज द सैड रियलिटी। यही हो रहा है क्योंकि हमारे देश में जो कानून है वो सारा का सारा सिर्फ महिलाओं के लिए है। यहाँ पर इस देश में पुरुष के लिए कोई कानून नहीं है। और लड़की जब फर्जी केस डालती है, पता भी चल जाता है, बिल्कुल। पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों को भी पता चल जाता है, कोर्ट में भी प्रूफ भी हो जाता है, तब भी लड़की के ऊपर हम कभी कोई एक्शन नहीं लेते। मैं बहुत सालों से इस बात को कह रही हूँ कि हैंग द फॉल्स अक्यूजर। दो चार अगर फॉल्स अक्यूजर्स को हैंग कर दे तो बाकी लड़कियों को भी ये समझ आ जाएगी कि ये गलत है। और ये वैसे एथिकली भी बहुत गलत है। आप अगर आपका बलात्कार नहीं हुआ है तो आप झूठा आरोप ना लगाइए। लड़के का बलात्कार मत करिए, उसकी बलात्कार नहीं होता, उसकी पूरी फैमिली का बलात्कार होता है, एक्सटेंडेड फैमिली का बलात्कार होता है। बहुत सारे लोग एक जुड़े होते हैं एक फैमिली के साथ, सबका बलात्कार होता है। तो अगर केस फर्जी पाया गया है तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए लड़की को। हैंग, जैसे हम हैंग द रेपिस्ट कहते हैं, बिल्कुल सभी एक सुर में बात करते हैं, हैंग द रेपिस्ट, हैंग द रेपिस्ट। तो ऐसे ही हैंग द फॉल्स अक्यूजर की बात करने का टाइम आ गया है। और एक कानून आना चाहिए जहां पुरुषों को भी न्याय मिले, पुरुषों के लिए भी कानून बनने चाहिए। सारे कानून जितने भी हैं इस देश में वो जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, सबके लिए एक समान कानून इस देश में अब आ जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम। कब तक पुरुष मरते रहेंगे? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एनसीआरबी का डेटा ही बताया कि 3 times मोर हस्बैंड सुसाइड्स हो रहे हैं। तो स्थिति कितनी भयावह है और हम कैसे मरने दे सकते हैं इंडिया को? अगर मैं बाहर बहुत ट्रैवल करती हूँ, पूरा वर्ल्ड मैंने ट्रैवल किया हुआ है, तो जब मैं पूरा वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ तो वहां मुझे अक्सर सुनने को मिलता है, इंडिया इज अ रेप कंट्री। हम्म। एंड आई टेल देम, इंडिया इज नॉट अ रेप कंट्री एट ऑल। इन फैक्ट इंडिया इज अ सुसाइड कंट्री, जहां पे सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। और इसके बारे में हमें विचार करने के लिए, सोचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। जी बिल्कुल। मैं और तो आप जी सभी जी जी कहूंगी इस मुहिम के साथ जुड़िए। जी जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। इनफैक्ट हम अक्सर ये लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि आप अपने बेटों को समझाइए कि गंदी नजर से एक लड़की को मत देखो, उसका रेप मत करो, किसी को छेड़ो मत। इनफैक्ट कोई भी पेरेंट, कोई भी माँ बाप अपने बेटों को ये कभी नहीं कहेगा कि आप किसी लड़की को छेड़ो। तो इसमें लोगों का ये कहना है कि परवरिश में गलती है, इसलिए उसने रेप किया। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने बेटियों को भी ये समझाना चाहिए कि आप किसी लड़के को बेवजह थप्पड़ मत मारो, या फिर उसको मत छेड़ो, या फिर उस पे फॉल्स केस मत करो अपने फायदे के लिए? इसमें आपका क्या कहना है कि क्या सिर्फ हमें अपने बेटों को ही समझाना चाहिए या फिर बेटियों को भी समझाना चाहिए? मैं तो हमेशा कहती हूँ, जो आपने बात कही है कि बेटा और बेटी दोनों समान है, तो दोनों को समान ज्ञान दीजिए, दोनों को समझाइए कि कैसे रहना है। ना बेटी किसी के बेटे के ऊपर फेक केस डाले, ना कोई बेटा किसी बेटी के साथ कुछ गलत काम करे। और एक और टैगलाइन है, रिस्पेक्ट विमेन। व्हाई शुड वी रिस्पेक्ट विमेन?
वी विल रिस्पेक्ट ऑल, इसको रिप्लेस कर दीजिए रिस्पेक्ट ऑल के साथ, क्योंकि जेंडर को हम नहीं रिस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्पेक्ट होनी चाहिए तो सबकी होनी चाहिए। एंड सेकेंडली, रिस्पेक्ट इज अर्नड, नॉट डिमांडेड। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट होगी। उसमें हम महिला पुरुष में क्यों बांटे इसको? समाज बहुत बटा हुआ है, ऑलरेडी बहुत बटा हुआ है, और क्यों इसको जेंडर्स के नाम पे क्यों बांटे? लेट्स लिव इन हार्मनी, पीस एंड लव। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि पार्लियामेंट में भी जो जो रिजर्वेशन की बात करते हैं महिलाओं की, क्यों रिजर्वेशन चाहिए? मेट्रो में रिजर्वेशन, रेलवे में रिजर्वेशन, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रिजर्वेशन है, क्यों रिजर्वेशन? वैसे ही रिजर्वेशन से देश जूझ रहा है। रात का रिजर्वेशन चाहिए, क्या तो किसी और चक्की का आटा खाती है? तो इफ विमेन आर केपेबल दे रीच द पार्लियामेंट। तो केपेबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर। आप चांद तारों में विमेन हैव रीच्ड एवरी प्लेस, लेकिन रिजर्वेशन के नाम पर आप बहुत ज्यादा वैसे ही परेशान है लोग, और ज्यादा परेशानी करने की जरूरत नहीं है। और हमें महिलाओं को, महिलाएं तो बहुत एम्पावर्ड है, तो वो ऑलरेडी बहुत एम्पावर्ड है, तो वो ऑलरेडी इतनी एम्पावर्ड है कि अपने आप वो अच्छा काम करेंगी, रैलीज करेंगे, और अपने आप अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार वहां पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट में। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर हम अभी एसिड अटैक्स की अगर बात करें, जैसे कि कुछ दिनों पहले हमने एक न्यूज़ सुना था जहाँ सोनितपुर पे एक लड़की ने एसिड अटैक किया था क्योंकि उसने शादी से मना कर दिया था। तो ऐसे कई सारे केसेज़ है, कुछ दर्ज होते हैं, कुछ सामने आती हैं और कुछ सामने नहीं आती है। ऐसे कई सारे केसेज़ है जहाँ पे लड़कियाँ ही एसिड अटैक्स करती है। अगर एसिड अटैक एक मेल करता है तो उसको तो इमीडिएटली सज़ा मिलती है और वो मतलब हर न्यूज़ चैनल्स में वो न्यूज़ आ जाती है, उसमें फ़िल्में बन जाती है। लेकिन अगर एक लड़की एसिड अटैक करती है तो आई डोंट थिंक सो कि उसे उस तरीके का पनिशमेंट मिलता है, इवन तो मिलना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ कोई भी एसिड अगर एसिड से किसी पे एसिड फेंका जाता है तो वो जो क्रिमिनल है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो आपने क्या कोई ऐसा केस देखा है जहां पे लड़की को इमीडिएटली सजा मिली हो, पनिश किया गया हो? ऐसा कोई केस है आपकी नजर में? नहीं, क्राइम हैज नो जेंडर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आई हैव बीन डूइंग शोज ऑन दिस। एसिड अटैक जब भी होता है तो मैं शोज करती हूँ, और हमेशा लड़की का ही दिखाया जाता है कि लड़की के ऊपर एसिड अटैक हो। इवन छपाक मूवी जो बनी थी वो भी सिर्फ लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ है। मैंने तभी भी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे इस बात को उठाया था कि वाई डिडंट दे मेक द मूवी जेंडर न्यूट्रल? लड़कों के ऊपर भी तो एसिड अटैक होता है। अभी हाल में ही पिछले साल आगरा में एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ था, और लड़का मर भी गया था। तो जी। कुछ भी नहीं होता लड़कियों के साथ, तो वो विक्टिम कार्ड प्ले कर लेती हैं, ये मेरे को रेप कर रहा था, मेरे को ऐसा कर रहा था, मेरे को वैसा कर रहा था। तो वो लड़कियां तो छूट जाती हैं। पहली बात तो लड़कियों को कहीं भी, मैं जब भी कॉल करती हूँ तो वो यही सुनने को मिलता है, मरने दो सालों को, तुम्हें क्या है? ये जी। एटीट्यूड है। ये जब तक एटीट्यूड नहीं बदलेगा, वी आर ओनली एम्पैथेटिक टुवर्ड्स गर्ल्स, नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मेन। एंड जब तक ये एटीट्यूड नहीं बदलेगा तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। अभी हाल में ही इसी साल अक्टूबर के महीने में एक लड़के के ऊपर एसिड अटैक हुआ, जो कि किसी को, पूरे देश में किसी को नहीं पता। जबकि अभी 2 दिन पहले दिल्ली में, राजधानी में ही एक लड़की के ऊपर एसिड अटैक हुआ, और मैं बहुत सारे चैनल स्पेस के डिस्कशन पे थी। वहां पे भी मैंने ये बात रखी कि पुरुषों के ऊपर भी एसिड अटैक होता है क्या, हम तब बात करते। ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और ये जो क्राइम है ये बहुत बहुत भयावह है। जो ये अपराध है, ये इसकी इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन क्या लड़कियों को ये सजा मिलती है? जब वो, हम तो बात भी नहीं करते तब। तो कब जागरूक होगा समाज? कब लड़कों के लिए भी आप बात करिए, उनके लिए भी सजा की मांग करिए। लड़की के साथ जब होता है तो पूरे सुर में, एक सुर में देश बोलता है, इसको फांसी की सजा दे दो, इसको फांसी की सजा दे दो। लेकिन तब हम क्यों मौन हो जाते हैं? यहां तक कि अभी जो मैंने आपको केस बताया था, श्रद्धा मर्डर केस के बाद जो जो लड़के का मर्डर हुआ है, जो हस्बैंड का मर्डर हुआ है, किसी एक, आपने कोई एक ट्वीट भी देखे जहां पे लिखा हो कि हैंग द वुमन? कभी नहीं। जबकि उन्होंने तो विक्टिम कार्ड प्ले भी कर लिया, जाकर के पुलिस स्टेशन में ये बोला कि ये मेरी डॉटर इन लॉ को छेड़ता था। कितना इजी है बोलना कि ये मेरी डॉटर को, इन लॉ को छेड़ता था। ये पुलिस स्टेशन में एफआईआर में भी तो दिया जा सकता था। काटने की क्या जरूरत है? मैं तो ये कतई नहीं कह रही कि वो छेड़ते थे या नहीं छेड़ते, लेकिन आपको एफआईआर लिखनी चाहिए थी ना। आप कानून को अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं? आप किसी को
लाइफ दे नहीं सकते तो किसी के टुकड़े कैसे काट सकते? लेकिन पूरा देश रो रहा था जब श्रद्धा मरी, श्रद्धा के टुकड़े कटे। मैं भी बहुत रोई थी, बहुत ही सेंसिटिव इशू है। लेकिन जब लड़का मरेगा तब हम तो बात भी नहीं करेंगे, रोना तो भूल जाइए। तब देश नहीं मांग करता कि इस महिला को, इस पत्नी को जिसने इतनी क्रूरता से अपने पति के टुकड़े काट दिए, 22 टुकड़े काट दिए, उसे हैंग करिए। नॉट इवन अ सिंगल ट्वीट आई हैव सीन टिल डेट। तो बिल्कुल। ये चीजें मुझे बहुत दुखी करती है। मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ कि कब समय बदलेगा, क्योंकि माओं के फोन लगातार आते रहते हैं, बेटा मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो, मैं मर जाऊंगी, मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। वो आवाजें जो ना गूंजती रहती हैं, पूरी रात सोने नहीं देती। और जब कोई लड़का बिल्कुल। हैंग कर लेता है और उसका सुसाइड नोट आता है मेरे पास, वो तो इतना ज्यादा दुखी कर देता है। अभी आपको मैं एक केस बताती हूँ, 2018 का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। दिल्ली का ही केस है अपना, नोएडा का। दिल्ली के पास नोएडा है एक जगह। जनपैक कंपनी में स्वरूप राज काम करते थे। स्वरूप राज एक वो शख्स था, वो लड़का था जिस लड़के के लिए मुझे 100 लड़कियों ने कम से कम कॉल किया और बोला कि स्वरूप राज इज अ पर्सन, इज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, और वो इतना अच्छा लड़का है कि आई कैन वाउच दैट ही कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग टू एनी गर्ल। ऐसे मुझे तकरीबन 100 कॉल्स आई थी। उनके लिए लोग कस्में खाते हैं कि वो लड़का इतना अच्छा, इतना सीधा, इज साउथ इंडियन फैमिली थी। सोचिए, उस कंपनी में, जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी का नाम है जेनपैक। जेनपैक ने स्वरूप राज को एक दिन बुलाया शाम को और बोला कि अपना लैपटॉप रख दीजिए, अपनी चाबियां रख दीजिए, और कल से आने की जरूरत नहीं है आपको, आपके ऊपर मीटू का एक आरोप है। वो लड़का जो 7-8 साल से उस कंपनी में स्टार परफॉर्मर था, दहल गया। इट वॉज शॉकिंग फॉर हिम टू इवन हियर दिस, क्योंकि वो स्टार परफॉर्मर था, वो इतना लॉयल था, उसने किसी कंपनी में भी नहीं चेंज की कंपनी। उस कंपनी में इतना अच्छा काम कर रहा था और वो वाइस प्रेसिडेंट बना था अभी कुछ ही दिन पहले। तो वो ये सुन के बर्दाश्त नहीं कर पाया, घर गया और उसने एक लेटर लिखा, जिस लेटर की फर्स्ट लाइन थी कि मैं मर के भी अपनी बेगुनाही कभी नहीं साबित कर पाऊंगा। और बेचारा पंखे से लटक कर मर गया। आज भी उस लड़के को, स्वरूप राज को, इंसाफ नहीं मिला। जिन लड़कियों ने उनके ऊपर मीटू का आरोप लगाया था, वो फर्जी आरोप था, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। लेकिन क्या स्वरूप राज को इंसाफ मिला? नहीं मिला, और नहीं मिलेगा। क्या स्वरूप राज वापस आएगा? वो अंकल जो उनके पिता हैं, जो उनकी माता जी हैं, वो कितना रोते हैं, अपने बेटे को खो दिया उन्होंने। एक जवान बेटे को खोने का दुख क्या होता है, ये जो सहता है आप उसी से पूछ सकते हैं। अमन बैसला अभी 2 साल पहले कोविड टाइम्स में उसने अपने आप को हैंग कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर फर्जी बलात्कार का केस डाला था लड़की ने। ऐसे तो हजारों लाखों केसेस हैं जो होते रहते हैं, लेकिन कुछ दिल दहलाने वाले केसेस होते हैं, जैसे कि एक रोहतक का केस है जहां मुझे एक बहन ने बुलाया था अभी। निर्भया जैसा केस है। निर्भया के लिए तो देश रोया। अभी 10 साल हो रहे हैं, कभी 8 हो रहे हैं, कभी 9 हो रहे हैं, हम सब रोए। मैं भी बहुत विचलित हुई थी जब निर्भया के साथ वो हुआ था। हम सब ने एक सुर में कहा कि हैंग द रेपिस्ट। लेकिन निर्भया जैसा केस रोहतक में इसी साल हुआ, किसी ने बात भी नहीं करी, किसी को पता भी नहीं है। एक लड़का जो कि किसान है और पशुपालन का काम करता है, अपने घर लेट पहुंचा। वाइफ के साथ उसकी अनबन पहले भी चल रही थी, और उस दिन उसकी पत्नी ने अपनी सास, साली को बुला करके पति को पिटवाया, खुद भी पीटा, पिटवाया भी। और उसके बाद उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे के साथ 2 पैकेट लाल मिर्च के डाल दिए, जिसकी वजह से उनकी आंतड़ियां टूट गई और वो रोहतक पीजीआई में भर्ती थे। मैं उन्हें देखने गई, उनकी बहन ने मुझे बुलाया।
लेकिन क्या कुछ हुआ? क्या हमने इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन किया? या हमने, मुझे जब पता चला, मैं तो बहुत दुखी हुई, लड़के से तो बोला भी नहीं जा रहा था, वो एकदम सिर्फ लेटा हुआ था और सब तरफ उसकी पट्टियां वट्टियां बंधी हुई थी और बहुत सारा, इतना ज्यादा परेशान था, बस सिर्फ आंसू टपक रहे थे उसके। तो मैंने जाकर के खान साहब को मिला जो एसएचओ थे, मैंने उन्हें बोला कि तुरंत एफआईआर आपने अभी तक नहीं दर्ज करी है, तुरंत अरेस्ट करिए। सर ने बोला कि हाँ हाँ बरखा जी, आप चिंता न करिए, आप दिल्ली पहुंचिए, हम अरेस्ट कर देंगे, आपको यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी, हम अरेस्ट कर देंगे। मैंने कहा नहीं, प्रोटेस्ट होगी, अभी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप अरेस्ट करिए तुरंत लड़का। हमने प्रोटेस्ट की, लड़की को उन्होंने हमारे सामने दिखाया कि प्रोटेस्ट करके। मैं वापस दिल्ली आई, मुझे फोन आता है, दूसरे दिन संडे था, मुझे फोन आता है कि लड़की घूम रही है आराम से, कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। खान साहब के पास में गई और मैंने बोला कि खान साहब, वो लड़की तो घूम रही है, आपने उन्हें अरेस्ट नहीं किया? तो उन्होंने बोला कि हाँ, वो बेल मिल गई थी उन्हें। तो मैंने कहा बेल कैसे मिल गई? आपने इतने वीक सेक्शंस क्यों डाले? आपको कम से कम इन्होंने इस लड़के को मारने की कोशिश, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बनाइए ना। फिर मैंने एसपी साहब को मिला, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बना उनके ऊपर और पूरी फैमिली को हमने अरेस्ट करवाया। लेकिन हम कितनों की मदद कर सकते हैं? ये तो सरकार का काम है, सरकार को आगे आना चाहिए। ये जो सोती हुई हमारी सरकारें हैं, और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, तीनों लॉ मिनिस्टर्स को मैं मिल चुकी हूँ लगातार, चाहे वो गौड़ा साहब हो, चाहे रविशंकर जी हो, चाहे किरण रिजिजू जी हो, लगातार इन तीनों को मिल चुकी हूँ और इनको इस बारे में सब पता है। लेकिन कब स्थिति में सुधार आएगा, कब पुरुषों के लिए भी कोई कानून बनेगा, कब फर्जी केसेस करने वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, दो चार को फांसी दीजिए, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं ऐसा मानती हूँ। नार्को टेस्ट होना चाहिए इन लड़कियों का, जो फर्जी केस डालती हैं, इनका नार्को टेस्ट करवाइए, इसमें लिखिए, वो एफआईआर में मेंशन किया करें, जैसे ही एफआईआर लिखवाती है उसी टाइम मेंशन करें लड़कियां कि अगर ये कोई भी केस झूठा हुआ, हम नार्को टेस्ट के लिए तैयार हैं। तो जी जी कुछ कुछ बिल्कुल। हमें बदलाव लाना पड़ेगा, टेक्निकल चीजें हैं उन्हें यूज करके पता लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करिए तुरंत। और ये 6 साल, 10 साल, 15 साल, ये पुराने वाले केसेस, इतने पुराने केसेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो सब डिजिटल लिंचिंग होती है सिर्फ पुरुषों की, और पैसे कमाने का एक नया हथकंडा है। नया क्या, वैसे तो बहुत पुराना है। एक्सटॉर्शन और ब्लैकमेलिंग करो और पैसे ऐंठो, और पुरुष बेचारा डर जाता है, वो कहता है कि चलो पैसों से सेटलमेंट हो जाए, मेरी इज्जत ना जाए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे, a man loses his dignity, he loses his family, he loses his time, he loses his job, he loses everything. तो वो सब कुछ चला जाता है, उसकी डिग्निटी चली जाती है। विष्णु तिवारी 20 साल जेल रहा जी जी फॉर अ क्राइम ही नेवर डिड। यूपी से हैं विष्णु तिवारी, 20 साल वो जेल में रहे फॉर अ क्राइम ही नेवर डिड। उन्होंने तो कभी कोई बलात्कार किया ही नहीं था, 20 साल रहे वो जेल में। शेट्टी मुंबई से लड़का है, वो 7 साल जेल में रहा क्योंकि उसका नाम सिर्फ सेम था, नाम लड़के का सेम था, और पुलिस वाले उसे उठा करके ले आए और उसे जेल में डाल दिया। और बताइए, इस बीच में उन्होंने अपनी पूरी फैमिली घुमा, उनकी पूरी फैमिली ही गुम गई, सब कुछ चला गया, बिछड़ गया। विष्णु तिवारी 20 साल तक जेल में रहे, सब मर गए, उनके परिवार से माता पिता भाई बहन सब मर गए, यहाँ तक कि वो लड़की जिसने झूठा फर्जी केस डाला था वो भी मर गई। तो ये गलत है, ये नाइंसाफी जो हो रही है पुरुषों के साथ, इसे, इनजस्टिस जो हो रही है, इसे स्टॉप करने की बहुत जरूरत है। और इसे हम सब मिलजुल के करेंगे। ये किसी एक बिल्कुल। का काम नहीं है, किसी बरखा त्रिहन का कोई काम नहीं है, ये सबका काम है, ये सरकार का काम है। लेकिन सरकार सोई हुई है, सरकार जो है वो डीप स्लम्बर में है, उन्हें जगाना होगा। और इस जगाने के लिए हम सबको एकजुट होना होगा, एकजुट होकर के आवाज उठानी पड़ेगी मेन टू के लिए। मेन आर ह्यूमन टू, मर्द को भी बहुत दर्द होता है, हमें इस बात को समझना भी पड़ेगा, मानना भी पड़ेगा। जो बेटा है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है इस देश के लिए जितना कि बेटी। हम बेटे मरवा नहीं सकते, बेटों को, हमने बहुत बेटों को खो दिया है और बेटों को नहीं खोने देना। इसलिए इस मुहिम के साथ जुड़िए, मेन की बात करिए और सरकार को गुहार लगाइए, आवाज लगाइए, एकजुट होइए। अगर वाम लॉज रिपील हो सकते हैं तो पुरुषों के लिए भी कुछ कानून बन सकते हैं। बिल्कुल लेकिन आप बिल्कुल। एकजुट होकर के इस लड़ाई में सामना तो करिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब तक आवाज नहीं उठाई जाएगी तब तक कोई बदलाव नहीं आने वाला। जी, ओके।
बिल्कुल बिल्कुल, आ, सबको चाहिए, जी माता जी। को चाहिए, पिता को चाहिए, भाई को, बहन को, सबको चाहिए एक मेंस कमीशन, जल्द से जल्द एक मेंस कमीशन होना चाहिए। आ, तो मैम ऐसे कई सारे घटनाएं हैं जिसपे ये प्रूव हुआ है कि केसेस फॉल्स है। और अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स, अकॉर्डिंग टू द डेटा, ये हर जगह ये दिखता है कि जो केसेस है वो फॉल्स है। जो महिलाएं जो आरोप लगा रही है 498A का या डीवी का या डाउरी का या रेप का, तो वो सब फॉल्स है। तो जो जजेस है उनको पता है कि केसेस फॉल्स है, जो जुडिशरी सिस्टम है उनको भी पता है कि केसेस फॉल्स है, फिर भी ये जो पुरुष आयोग है या मेंस कमीशन है, ये बनने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण है? कोई दबाव है उनके ऊपर एक्सटर्नल जो वो नहीं बनाना चाह रहा है? क्योंकि वुमेन्स कमीशन है हमारे पास, बच्चों के लिए कमीशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन मेन के लिए ही कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्या लगता है आपको? ए, नंबर वन, फेमिनिस्ट, जो फेमिनिस्ट हैं वो चाहते नहीं हैं, वो दबाव बनाते हैं कि ऐसी चीजों को बिल्कुल सरे से खारिज कर दिया जाए, तो वो बनने नहीं दे रहे। दूसरी बात, हमारे अंदर एकता नहीं है। जितने लोग भी मेंस राइट्स की बात करते हैं वो सब अकेले अकेले इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, जबकि हम सबको संगठित होकर के, यूनाइट होकर के इस बात को सरकार के आगे रखना चाहिए। और झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। फार्म लॉज रिपील हुए हैं क्योंकि वो यूनाइटेड थे, उन्होंने अपनी बात वापस नहीं ली। जिस दिन मेंस राइट्स वाले ये बात समझ जाएंगे, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि मेंस राइट्स वाले जो हैं लोग, मशरूम्स में उनकी रोजी रोटी भी तो बंद हो जाएगी। अब ये बात तो बहुत बुरी लगने वाली है मेरी, बहुत मिर्ची लगने वाली है लोगों को, क्योंकि इससे पूरा पर्दाफाश होता है उनका। तो ये बड़ी बड़ी दुकानें चल रही हैं, ये जो एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री चल रही है, इधर भी एक्सटॉर्शन चल रहा है। मेरे पास ऑडियोज आते हैं, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं, जहां पर पे डिमांड किया जाता है पुलिस स्टेशन जाने के इतने पैसे, लॉयर से मिलवाने के इतने पैसे। लॉयर हैं इस देश में, दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में मैं बहुत सारे लॉयर्स को जानती हूँ जो लड़की वालों से भी पैसे ले लेते हैं, लड़कों वाले से भी पैसे ले लेते हैं, और ये मेंस राइट्स का दावा भी करते हैं कि मेंस राइट्स को हेल्प कर रहे हैं, उनको बेवकूफ बना रहे हैं, लाखों रुपए ऐंठे जा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं सेल्फ प्रोक्लेम्ड मेंस राइट एक्टिविस्ट, जो कि फर्जी रेप केस लड़कों के ऊपर डाल रहे हैं और धड़ल्ले से मेंस राइट्स की भी बात कर रहे हैं, ज्ञान फुल दे रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ये भी कर रहे हैं। तो हमारे बीच में ऐसे लोग खुद ही बैठे हैं जो चाहते ही नहीं है कि मेंस राइट्स की कभी कोई बात हो या पुरुषों के लिए कोई कानून बने। ये सिर्फ एक आई वॉश है। तो बिना पैसों के इस लड़ाई को जो मैं लड़ रही हूं, मैं तो कभी आज तक किसी विक्टिम से कोई पैसा नहीं ली हूं, और ये मैं दावे के साथ कहती हूँ, कोई एक विक्टिम सामने आए ना ही मैं किसी प्रोग्राम को करने के लिए किसी विक्टिम से या किसी और से पैसे लेती हूँ, ना ही कुछ भी करने के लिए किसी से भी, कोई किसी की हेल्प करने के लिए, चाहे मुझे 2 दिन लगे, चाहे मुझे 2 साल लगे, चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 2 महीने लगे, मैं कभी किसी से चार्ज नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती कि विक्टिम पहले ही बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, उसको और दुखी पैसे ऐंठने के लिए मशीन नहीं बना सकती मैं, और मुझे पैसों की कोई कमी भी नहीं है, मुझे पैसे चाहिए नहीं। ना मेरे को ये व्यवसाय बनाना है, बिजनेस बनाना है, ये मेरा बिजनेस नहीं है। मुझे भगवान की कृपा से सब कुछ है, तो मैं जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन सवाल ये आता है कि मैं कितनों की हेल्प कर सकती हूँ? ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो मैं बाय चॉइस कर रही हूँ, बाय पैशन कर रही हूँ, ये मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। और इस देश में करोड़ों लोग रहते हैं, जिसमें से 51% जो है वो पुरुष है। उनकी मदद करने के लिए सरकार को आगे आना चाहिए और जल्द से जल्द एक मेंस कमीशन बनना चाहिए। और सारे कानून, दो ही तो हमारी डिमांड्स हैं, जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। ऐसी छोटी छोटी मोटी जो संस्थाएं हैं जो इधर उधर चल रही हैं देश के हर कोने में, वो कितनों की मदद कर सकते हैं? तो ये टाइम खत्म हो गया। अब हम सबको एकजुट होकर के सरकार से गुहार लगानी चाहिए। ये दिल्ली से शुरुआत करिए या कहीं से भी करिए शुरुआत, लेकिन इतना इम्पैक्ट बना दीजिए, हंगर स्ट्राइक करनी पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, इतना इम्पैक्ट बना दीजिए कि सरकार मजबूर हो जाए। मैं फिर से रिपीट करूंगी कि देश को एक
पुरुष मंत्रालय भी चाहिए, एक पुरुष आयोग भी चाहिए जो कि गवर्नमेंट बनाए। हम सिर्फ गवर्नमेंट को गुहार लगा सकते हैं, और लगातार वो गुहार मैं लगाती आ ही रही हूँ, मोमेरेंडम भी देती रही हूँ, सिग्नेचर कैंपेन भी हमने किया है। ये सारी जो स्थिति है, जो भयावह स्थिति है, उसके बारे में सरकार को बताना हमारा काम है, लेकिन बनाना उनका काम है। तो जल्द ये बनेगा, ऐसा मैं सिर्फ आप लोगों की सहायता से ऐसा सोचती हूँ कि बनना चाहिए, और जल्द बन जाए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और आपका क्या मैसेज है हमारे फॉलोअर्स के लिए, जो भी आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरे तो सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज है कि अगर आप मेंस राइट्स की जरा सी भी, आप इस लड़ाई को जरा सा भी फील करते हैं, आप इसमें कुछ भी अपना योगदान देना चाहते हैं, यू वांट टू कंट्रीब्यूट इनटू इट, तो एक सच्चे मन से आप ये सोचिए कि आप कैसे और किस तरीके से इसमें सही तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जिससे कि देखिए, लॉ तो जो है लॉ मेकर्स ही बनाएंगे, हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, और इस आवाज को बुलंद कैसे किया जा सकता है, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ जुड़िए, आप जिसके साथ मर्जी जुड़िए, ये आपकी इच्छा, लेकिन पुरुष आयोग सरकार द्वारा बने, इसके लिए आप प्रयास तो करिए। एक दूसरे पे लांछन लगाना बंद करिए, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना बंद करिए, और जो भी महिला आपको पता है सामने आपके घर के पास है, आपके साथ हुआ है, तो चुप मत बैठिए, स्पीक अप, स्पीक अप मैन। आप अपनी बात को रखिए, सोशल मीडिया पे रखिए, सबको बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है, और लोगों को जागरूक करिए कि ऐसा हो रहा है, और हमारे को भी बताइए, और चुप ना बैठिए। इसके ऊपर जितनी बातचीत होगी उतना ही जल्द प्रभाव पड़ेगा। अभी आपने देखा होगा, हाल में ही 22 थप्पड़ एक लड़के को पड़े थे जो लखनऊ में कैब ड्राइवर था। उसके बाद अभी हमने एक प्रोग्राम किया था 19 नवंबर को, जहां पे हमने पुरुषों को सम्मानित किया। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर एक प्रोग्राम करते हैं जहां पुरुषों को डिफरेंट फील्ड से सम्मानित करते हैं, जस्ट विद ऑनर मेन, जस्ट टू क्रिएट फीलिंग ऑफ मैनहुड। हम बताते हैं कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से हम पुरस्कृत करते हैं, हम अवार्ड देते हैं पुरुषों को। इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, हम समानता की बात करते हैं वहां पे। और इस अवार्ड शो में हमने अब की बार मनोज तिवारी, सोनल मानसिंह जी थी, मनोज तिवारी, रणदीप गुलेरिया जी, प्रशांत आचार्य प्रशांत जी थे, अश्वनी उपाध्याय जी थे, बहुत सारे अन्य लोग थे, नितिन खुराफाती नितिन जी थे, राजू श्रीवास्तव की वाइफ भी आई थी। राजू श्रीवास्तव का जो अवार्ड था कॉमेडियन का, बेस्ट कॉमेडियन का, वो अवार्ड लेने उनकी वाइफ आई थी। ऐसे पहले हमने आरजे रौनक, जस्टिस ढींगरा, सुरेश चौहान के जी, और बहुत सारे लोगों को अपने जनरल जीडी बख्शी, जनरल कटोच सर, और बहुत सारे लोगों को पुरस्कृत किया था। सिर्फ इसलिए किया था कि मेंस डे के बारे में लोगों को पता चले। लोग तो सिर्फ महिला दिवस जानते हैं, और महिला दिवस मनाते भी हैं, महिलाओं को अवार्ड भी मिलता है। मुझे भी बहुत सारे अवार्ड मिले थे महिला दिवस पे, तो मैंने सोचा मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मुझे अवार्ड मिला। जो पुरुष सारा दिन लगे हुए हैं, देश की सेवा में लगे हुए हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, जीडीपी के लिए काम कर रहे हैं, फैमिली को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए हम कोई अवार्ड क्यों नहीं देते? तो इसलिए मैं लगातार 3-4 सालों से इस अवार्ड फंक्शन को कर रही हूँ, और आगे भी अगर आप लोगों का साथ रहा तो जरूर करूंगी। तो ये मैसेज जाता है, जेंडर स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। अगर हम महिलाओं को अवार्ड देते हैं तो पुरुषों को क्यों नहीं देते? अगर हम महिलाओं को सम्मानित करना चाहते हैं तो पुरुषों को क्यों नहीं सम्मानित करना चाहते हैं? दूसरा, अगर हम महिला दिवस मनाते हैं, महिला दिवस पे कितने सारे मंत्री जो हैं वो ट्वीट भी करते हैं, यहाँ तक पीएम साहब तो अपना हैंडल ही महिलाओं को दे देते हैं पूरा। लेकिन यहाँ पे पुरुष दिवस होता है तो एक भी ट्वीट भी नहीं करना चाहते हम। क्यों? ये हमने डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रखा है? क्या पुरुष जो है इंपॉर्टेंट नहीं है सोसाइटी के लिए? तो उस दिन तो पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होना चाहिए मेल इश्यूज के ऊपर। देखो, एक दिन तो डेडिकेट कर दो उनके इश्यूज के लिए, डिस्कस करो, उनके बारे में चर्चा करो, उन्हें धन्यवाद करो। उनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, देयर इज इमेंस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मेन, बट हम बात ही नहीं करते इसके बारे में। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया। आप सब लोग इस प्रयास के साथ जुड़ सकते हैं। आप अपना कुछ करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हमेशा हूं, लेकिन लेट्स डू मेन की बात। बिल्कुल। अगेन आई रिपीट, लेट्स डू मेन की बात। मर्द को भी दर्द होता है,
बिल्कुल, मर्द को भी दर्द होता है। और यहाँ पे मैं और एक बात जोड़ना चाहूंगी कि अगर हमें एक पुरुष आयोग चाहिए, मेंस राइट्स चाहिए, और अगर हम ये चाहते हैं कि इंटरनेशनल मेंस डे धूमधाम से सेलिब्रेट हो, तो पुरुषों को भी जरूरी है कि वो एकजुट होकर खड़े रहे एक दूसरे के लिए, जो कि नहीं होता है, क्योंकि पुरुष ही पुरुषों का मजाक उड़ाते हैं और उनका साथ नहीं देते। तो ये उनके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको राइट्स मिले, समान अधिकार मिले, तो आपको भी औरतों की तरह एकजुट होकर लड़ना होगा। तब जाके ही आपको मिलेगा एक मेंस कमीशन। जी। तो बरखा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू विथ अस। एंड वी आर होपफुल कि आपने जितनी भी बातें आज कही है, एक महिला होकर आप इतना कुछ कर रही है मेंस राइट्स के लिए, तो आपको देखकर जो मेन है, जो पुरुष है, वो भी एकजुट होकर इस मुद्दे पे काम करेंगे और समान अधिकार लाने के लिए लड़ाई करेंगे। And we definitely look forward to more such discussions with you. So thank you so much for joining with us. Thank you so much. And I'm just doing my bit. Let's do more. Yes, definitely. Let's do more. Thank you. Thank you so much. Thank you so much.